नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर चर्चा बृहस्पतिवार को आगे बढ़ी। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और कई राज्यों की कथित अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा, तो भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिक्स के सदस्य देशों से बेहतर है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि कोविड महामारी से कई देश बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन भारत ने इस महामारी के बाद अपना वित्तीय घाटा प्रभावी तरीके से कम किया है और आज भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिक्स के सदस्य देशों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री के रूप में प्रभावी उपायों के कारण भारत का वित्तीय घाटा घटकर इस साल 4.9% रह गया है और अगले साल तक इसे 4.5% तक लाने का लक्ष्य है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत कांग्रेस के सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान पर पलटवार करते हुए की जिसमें कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी। अपने संबोधन में पांडा ने हालांकि चन्नी का नाम लिए बिना कहा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष के ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधी बयान सुने हैं, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले को हम संसदीय भाषा में पश्चिमोन्मुख व्यक्ति कह सकते हैं। उन्होंने इस बजट को बहुत व्यापक करार देते हुए कहा कि इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण के कार्यकाल में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है और इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञ कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा कि ये पहले सत्ता में आई और उसके बाद सत्ता के माध्यम से अपने करीबी उद्योगपतियों का कब्जा सरकारी संपत्तियों पर करा रही है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-2025 के केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए जालंधर से सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने यह भी कहा कि इस बजट में सरकार बचाने की फिक्र दिखाई देती है और ये देश बचाने वाला नहीं बल्कि सरकार बचाने वाला बजट है। उनका कहना था कि बजट से साबित हो गया है कि ये सरकार देश के सभी नागरिकों को समान नज़र से नहीं देखती बल्कि राजनीतिक चश्मे से देखती है। चन्नी ने कहा कि बजट में 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस साल लेने की बात कही गई और यदि हर साल सरकार ऐसे ही कर्ज लेती रही तो देश कहां जाएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस पर आपातकाल का आरोप लगाते हैं, लेकिन आज देश में वित्तीय आपातकाल और अघोषित आपातकाल है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपये, पेट्रोल की कीमत 23 रुपये और डीजल की कीमत 35 रुपये बढ़ गई है। चन्नी ने यह भी कहा कि कांग्रेस नीति संप्रगत सरकार में डॉलर का मूल्य केवल 13 रुपये बढ़ा था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने 2024-2025 के केंद्रीय बजट को कॉपी पेस्ट और एबी यानी कि आंध्र प्रदेश बिहार बजट बताते हुए लोकसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई अर्थशास्त्री नहीं है और वो प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर बजट बनाती हैं। राय ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर आगे की सामान्य चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि वो बजट को लेकर सरकार के खिलाफ पार्टी सदस्य अभिषेक बनर्जी के आरोपों से सहमत हैं। केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच अलग अलग मुद्दों पर तीखी नोकझोंक के बाद सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और बाद में सत्ता पक्ष के सदस्यों एवं तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच कहासुनी देखने को मिली। सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान जालंधर से कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी अपनी बात रख रहे थे। रेल राज्य मंत्री और पूर्व कांग्रेस सदस्य बिट्टू ने कुछ टिप्पणी की। जवाब में चन्नी ने उनका नाम लेते हुए कहा कि आपके पिताजी शहीद हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। इस पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने कांग्रेस सदस्य से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करने को कहा। बिट्टू ने कहा कि इन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादा सरदार बेअंत सिंह ने कुर्बानी देश के लिए दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। हंगामे के कारण पीठासीन सभापति ने कार्यवाही अपराह्न 1:25 पर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन में भोजनावकाश नहीं होने की घोषणा की थी। एक बार के स्थगन के बाद जब कार्यवाही अपराह्न 2 बजे आरंभ हुई तो रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों तरफ के सदस्यों के भाषणों को देखा जाए और जो भी असंसदीय है उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में कहा कि कोई भी सदस्य और मंत्री विशेष रूप से सदन की गरिमा को कम नहीं करें। कुछ भी टिप्पणी करनी है, कोई विषय उठाना है, आप चैम्बर में आकर मिलें। उनका कहना था कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाता है। कुछ सदस्य आसन के संदर्भ में बोलते हैं, कोई ऑन रिकॉर्ड बोलेगा तो कार्रवाई करूंगा। इसके बाद चन्नी ने अपना अधूरा भाषण आगे बढ़ाया और कहा कि अध्यक्ष जी, आप इस सदन के संरक्षक हैं, आपकी बात हम मानेंगे। चन्नी ने कहा कि सरकार ने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का लिखित वादा किया था। इस पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस सदस्य अपनी बात प्रमाणित करें या माफी मांगें। सदन में एक बार फिर से नोकझोंक शुरू हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस सदस्य को अपनी बात प्रमाणित करनी होगी। चन्नी के बाद जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य सुनील तटकरे ने बोलना शुरू किया तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने बैठने के स्थान को लेकर कुछ आपत्ति जताई। इसके बाद फिर दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। सदन में सदस्यों की सीट का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्यवाही 2:25 पर अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अपराह्न 3 बजे से बजट पर चर्चा पुनः आगे बढ़ी। सदन में शून्यकाल के दौरान कई सदस्यों ने लोक महत्व के अलग अलग विषय उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना और बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदुओं के गांव खाली होने का दावा करते हुए सरकार से इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की गृह निर्माण कला और अन्य लोक कलाओं को बढ़ावा देने की मांग की। शिमला के भाजपा सांसद ने सेब की खेती को फसल बीमा योजना के दायरे में लाने की मांग की। वहीं कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की। कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने पंजाब में मादक पदार्थ तस्करी की समस्या का मुद्दा उठाया और नशीले पदार्थों की तस्करी, इनके प्रसार और इनके लिए जिम्मेदार लोगों के संदर्भ में सदन में चर्चा कराने का अनुरोध किया। मुख्य विपक्षी पार्टी के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग पर ध्यान देने का आग्रह किया। शिमला से भाजपा सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती को फसल बीमा योजना के तहत लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सेब उत्पादकों की फसलों के नुकसान की भरपाई हो सकेगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से भाजपा की सांसद रूप कुमार चौधरी ने अपने राज्य में धान की कटाई के बाद पराली होने की समस्या का मुद्दा उठाया। और आइए अब आपको हम राज्यसभा की ओर लिए चलते हैं। आज राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने समाजवादी पार्टी के सदस्य रामजी लाल सुमन को उनके जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। उसके बाद सदन में शून्यकाल चला, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अलग अलग मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के जगेश ने सरकार से कर्नाटक के कलबुर्गी में गणगापुरा दत्तात्रेय मंदिर के विकास के लिए 83.52 करोड़ रुपए आवंटित करने का आग्रह किया। वहीं भाजपा के ही सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश में तारा देवी और हनुमान मंदिरों के लिए रेल संपर्क में सुधार की मांग उठाई। राष्ट्रीय जनता दल सदस्य एडी सिंह ने सरकार से बिहार में मखाना किसान सहकारी संस्था स्थापित करने और फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का विस्तार करने का आग्रह किया। द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने सरकार से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपने का आग्रह किया। भाजपा के आदित्य प्रसाद, संजय सेठ, बाबूराम निषाद, दिनेश शर्मा, के लक्ष्मण, धनंजय महादिक, महेंद्र भट्ट, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, विवेक तनख्वाह, अगप के वीरेंद्र वैश्य, बीजद के मानस रंजन मंगराज, राकांपा की फौजिया खान, आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह सहित अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल चला, जिसमें सदस्यों ने मंत्रियों से पूरक सवाल किए। प्रश्नकाल के दौरान ग्रीन इंडिया मिशन को लेकर पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब के दौरान सभापति धनखड़ ने कहा, हमारे पास एक ही ग्रह पृथ्वी है और दूसरा ग्रह नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पहले जलवायु को समझें और फिर जलवायु परिवर्तन को। सभापति ने कहा, मैंने हर सदस्य से 200 पेड़ लगाने का आग्रह किया था, मैं इसका पालन कर रहा हूं। मैं मानकर चल रहा हूं कि सदस्य ये काम कर रहे होंगे। इसकी जानकारी सचिवालय को होगी। सदन में आज भोजनावकाश नहीं हुआ और आम बजट एवं जम्मू कश्मीर के बजट पर संयुक्त चर्चा को आगे बढ़ाया गया। ये चर्चा एक दिन पहले बुधवार को शुरू हुई थी।
कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार किसानों के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है। उनके इस आरोप का सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने तीखा विरोध किया। सुरजेवाला ने बजट को कुर्सी बचाओ, सहयोगी बचाओ और हार का बदला लेते जाओ बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट खेत खेती और खेतीहर विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सुरजेवाला के आरोप को अनाप शनाप बताते हुए कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने यूरिया के दाम में 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं की है। चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक सदस्य एन षणमुगम ने अपनी बात तमिल भाषा में रखी। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस बजट से सरकार ने समाज के हर वर्ग को अप्रसन्न किया है। उन्होंने कहा कि यहां तक भाजपा के समर्थक एवं मतदाता भी इस बजट से निराश हैं। बीजू जनता दल के देवाशीष सामंतराय ने बजट में ओडिशा की पूरी तरह उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कड़वा सच यही है कि ये सरकार गठबंधन की बैसाखियों पर खड़ी है और उसका पहला ध्यान बैसाखियों को मजबूत बनाने पर है ताकि वो गिर न जाए। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य संजय यादव ने बजट को अमीरों का बजट करार देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं है और पिछले 10 साल से केंद्र की उपेक्षा के शिकार बिहार के लिए तत्काल विशेष राज्य के दर्जे की दरकार है। भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी और कांग्रेस की रजनी पाटिल ने मराठी भाषा में अपनी बात रखी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य समीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि ये बजट जन विरोधी और बंगाल विरोधी है और ये सिर्फ 2 राज्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि सरकार सुरक्षित रहे। तृणमूल सदस्य ने दावा किया कि उनके राज्य पश्चिम बंगाल की लगातार अनदेखी की जा रही है और राज्य के करोड़ों रुपये के बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए अन्ना द्रमुक सदस्य CV षणमुगम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। द्रमुक सदस्य मोहम्मद अब्दुल्ला ने बजट का विरोध करते हुए कहा कि ये बेमेल गठबंधन की सरकार है और इसका असर बजट में भी दिखा है। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे देश का नहीं बल्कि 2 राज्यों के लिए है और इसमें आम लोगों की चिंताओं पर गौर नहीं किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी सदस्य संजय सिंह ने सरकार पर रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ ही जेल के बजट में भी कटौती करने का आरोप लगाया और आग्रह किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता JP नड्डा से कहा कि संजय सिंह की अपील बहुत मार्मिक है और उन्हें इस पर गौर करना चाहिए क्योंकि इसकी एक पृष्ठभूमि भी है। नड्डा ने इस पर कहा इसका ध्यान रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय कपिल सिब्बल ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें बेरोजगारी सहित विभिन्न चुनौतियों के हल के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की स्थिति अत्यंत गंभीर है और सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। YRS कांग्रेस पार्टी के V विजयसाई रेड्डी ने दावा किया कि बजट में आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ दिए जाने की लोक लुभावन तस्वीर पेश की जा रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अन्ना द्रमुक सदस्य M थंबीदुरई ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का विरोध करती रही है। उन्होंने नीट को कांग्रेस की देन बताया और कहा कि शिक्षा को राज्य की सूची से समवर्ती सूची में कांग्रेस ने डाला था। उनकी इस टिप्पणी के बाद सदन में कुछ देर हंगामा हुआ। थंबीदुरई ने नीट को खत्म करने और शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किए जाने की मांग की। भाजपा के भगवंत कराड ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों MSME के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी, जिसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की। वहीं तृणमूल कांग्रेस सदस्य डोला सेन ने बजट को बंगाल एवं संघवाद विरोधी बताया। आम बजट एवं जम्मू कश्मीर के बजट पर संयुक्त चर्चा अधूरी रही। इसके बाद सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में उतरी कांग्रेस, तो भाजपा ने किया पलटवार। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू में तीखी नोकझोंक। बिट्टू ने कांग्रेस पर देश और पंजाब को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बजट पर राजनीति करने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। विपक्ष के रवैये को बताया जनता के जनादेश का अपमान। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यों को चेतावनी। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर। मई महीने में ईपीएफ में 9,84,000, ईएसआईसी में 17,14,000 और एनपीएस में 79,000 से अधिक नए पंजीकरण। 2023-24 में बड़े पैमाने पर बने रोजगार के अवसर। कारगिल विजय दिवस कल। प्रधानमंत्री सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को कारगिल युद्ध स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। रणनीतिक महत्व वाली शिंकुल्ला सुरंग परियोजना की करेंगे शुरुआत। बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 60,000 से अधिक पदों के लिए 5 दिन में परीक्षा। रोडवेज बस अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त। नकल करने पर 1 करोड़ का जुर्माना। दिल्ली आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया और के कविता को नहीं मिली राहत। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तो मनीष और कविता की 31 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया। इन जगहों पर विभिन्न औपचारिक समारोहों का होता है आयोजन। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का शानदार प्रदर्शन। रैंकिंग राउंड में चौथा स्थान हासिल कर सीधे क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा का दूसरा दिन था। चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने भाग लिया, परंतु लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों के विवादित बोल पर घमासान भी देखने को मिला। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पलटवार किया। बुधवार को संसद में बजट पर शुरू हुई चर्चा संसद में दोनों सदनों में गुरुवार को भी आगे जारी रही। चर्चा में सत्ता और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बजटीय भाषण में बोलते हुए आरोप लगाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया जा रहा है। चन्नी ने केंद्र सरकार पर खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल पर गलत तरीके से एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डालने का आरोप लगाया। खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, फिर भी आज सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने खालिस्तानियों का समर्थन किया। ये दुर्भाग्य है और ये भारत की संप्रभुता पे हमला है सदन के अंदर। चन्नी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर भी टिप्पणी की, जिसके जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पलटवार किया। लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें। कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, और माननीय मंत्री को तो विशेष रूप से, ठीक है ना, मैंने बता दिया ना, विशेष रूप से हम सदन की इस गरिमा को यहाँ तक कम नहीं करें ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा के विषय में जाए। दोपहर 2 बजे चर्चा फिर शुरू होने पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने एमएसपी की लिखित गारंटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा एतराज जताया।
आज किसान वो चीज मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चन्नी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए? मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। 3 बजे के बाद लोकसभा में बजट पर चर्चा आगे भी जारी रही। उधर बात राज्यसभा की करें तो दोपहर के बाद आम बजट पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। इससे पहले दोनों सदनों में सुबह प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के उत्तर सरकार के द्वारा दिए गए। शून्यकाल में लोकसभा के कई सांसदों ने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को उठाया। खास तौर पर पहली बार चुनकर आए सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिला। दोनों सदनों में शुक्रवार को भी बजट पर चर्चा आगे जारी रहेगी। नीरज सिंह, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। कल शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें हमारे सैनिकों की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। छब्बीस जुलाई 1999 बलिदान, साहस और विजय की अनगिनत कहानियों का दिन। इसी दिन मां भारती के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए कारगिल की ऊंची चोटियों पर जीत का परचम लहराया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इस दिन जो विजय गाथा लिखी, उसे हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। ये है लमुचिन पॉइंट और मेरे ठीक पीछे कारगिल की वो पहाड़ियां जो आज भी गवाह है 18,000 फीट ऊंची उस लड़ाई की जिसने दुश्मन के तमाम इरादे नेस्त नाबूद कर दिए। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ का पता लगाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सेना ने दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए धीरे धीरे पाकिस्तानी घुसपैठियों को कड़ी शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कारगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत के इस विजय के पीछे कई सैनिकों का बलिदान छिपा था, जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया था। पाकिस्तान पर भारत की इस विजय गाथा ने कई फिल्मकारों को प्रेरित किया। विजय दिवस की रजत जयंती पर एक ऐसी ही फिल्म का वीर सेनानियों के परिवारों के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जीत के उन ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए कारगिल के हीरो रहे सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर गर्व से भर उठते हैं। 17 गोलियां खाने के बाद ये जो हर एक पहाड़ी को आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पे मेरे साथियों ने अपने लहू से इस हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। वो योद्धा जिनके साथ हम लड़े हैं वो हमारे साथ में आज हैं, और उन दिनों की बहुत एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आज हमारे दिल में है और हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। अपनी कारगिल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुल्ला सुरंग परियोजना का वर्चुअली पहला विस्फोट भी करेंगे। शिंकुल्ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए निमू, पदुम, दारचा रोड पर लगभग 1500-800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुल्ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। करगिल युद्ध में पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। जीत के 25 बरस पूरे हो चुके हैं। भारत अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का
यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां यहाँ साकार हो उठती हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास को दुल्हन की तरह सजाया गया है और क्यों ना हो, ये है विजय दिवस की रजत जयंती। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध में शहीद हुए तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और वॉर वेटरन्स के साथ भी मुखातिब होंगे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, द्रास। 25वें कारगिल विजय दिवस से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, कल 26 जुलाई हर भारतीय के लिए बहुत खास दिन है। हम 25वां कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। ये उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं कारगिल युद्ध स्मारक जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। शिंकुल्ला सुरंग परियोजना के लिए भी काम शुरू होगा। ये परियोजना लेह से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर खराब मौसम के दौरान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस के वियंतियाने में हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने वियंतियाने में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। इसके अलावा LAC की स्थिति पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को पूरा करने की ज़रूरत पर भी बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने LAC और पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारे संबंधों को स्थिर करना हमारे आपसी हित में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस के वियंतियाने में हैं। उन्होंने नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार में भारत नॉर्डिक साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा दोनों देशों के बेहतर लाभ के लिए EFTA को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेताओं ने इस मौके पर वैश्विक हालात पर चर्चा की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। इसी क्रम में उन्होंने कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री सोकचेंडा सोफिया से मुलाकात की। जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री सोकचेंडा सोफिया से मिलकर खुशी हुई। हवाई संपर्क, रक्षा और विरासत संरक्षण सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर चर्चा की। इसे और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियंतियाने में तिमोर लेस्ते के विदेश मंत्री बेंडिटो फ्रिटास से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा, दिल्ली से दिल तक हमारी दोस्ती लगातार बढ़ती और गहरी होती जा रही है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, ये हमने आपको बताया। इसी क्रम में उन्होंने फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो से मुलाकात की। जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, वियंतियाने में फिलीपींस के अपने मित्र एनरिक ए मनालो से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे दोनों लोकतंत्रों के बीच मजबूत होते सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी, विशेष रूप से कानून आधारित नियम और आसियान केंद्रीयता को बनाए रखने पर चर्चा हुई। दिल्ली में गुरुवार को द इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबीइंग ऑफ एडोलसेंट इन इंडिया रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा, भारत किशोरों की प्रतिभाओं को पोषित करने, सभी के लिए एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, भारत में किशोरों की सबसे बड़ी संख्या है। इनकी संख्या 263 मिलियन है और लगातार बढ़ रही है। हमारे किशोर हमारे भविष्य की रीढ़ हैं, जो एक जीवंत और प्रगतिशील राष्ट्र के वादे को साकार करते हैं। भारत में किशोरों की संख्या 25 करोड़ के ऊपर है और ये विश्व में सबसे बड़ी संख्या है।
पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर केवल किशोरों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, पर भारत में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य किशोरों के स्वास्थ्य की रक्षा करना था। और ये कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा है। और जो हम देख रहे हैं कि देश में आज हमारी प्रगति 8% से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, ये सब हमारे जो किशोर हैं, जो उनकी एजुकेशन, जो उनकी हेल्थ और उनकी स्किलिंग के ऊपर हम जो खर्च कर रहे हैं, जो उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, वो उसका परिणाम है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों के लिए उनका आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि भारत अपनी तरह की पहली तकनीक का उपयोग करके थार रेगिस्तान में हैवी ऑयल का संचयन कर रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी की मदद से खोज के लगभग 27 वर्षों बाद राजस्थान की सबसे पुरानी चट्टान जोधपुर सैंडस्टोन से हैवी क्रूड ऑयल निकालने का दावा किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र की संस्थाओं और नवीन प्रौद्योगिकियों द्वारा किए गए अभूतपूर्व योगदान से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की यात्रा को ताकत मिल रही है। हरियाणा के नूह जिले में सोहना और बिलासपुर मार्ग पर हरित क्षेत्र में बने 22 अवैध ढांचों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। जिला नगर योजनाकार अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट विनेश कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान टीम सबसे पहले सोहना मार्ग पर ग्राम पंचायत सह 16 किरूरी मोड़ गांव पहुंची, जहां 15 अवैध दुकानों का निर्माण किया हुआ था। कार्रवाई से पहले कई बार दुकान मालिकों को नोटिस भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार धूलावट राजस्व क्षेत्र में भी 5 दुकानों को ध्वस्त किया गया, जबकि बिलासपुर मार्ग पर गांव झामुआस राजस्व क्षेत्र में अवैध रूप से स्थापित एक वर्कशॉप और एक गैस एजेंसी ढांचे पर भी कार्रवाई की गई है। नई दिल्ली में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा की मशाल रैली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। साथ ही उन्होंने देश के बहादुर नौजवानों की शहादत को भी याद किया। कारगिल का युद्ध एक विशेष परिस्थिति का युद्ध था। पाकिस्तान ने कोई सीधे तरीके से अटैक नहीं किया था। पाकिस्तान चोरों की तरह चुपके चुपके आकर के उन्होंने कारगिल पर अड्डा जमाया था। हमारे वीर जवानों ने हार नहीं मानी, रुके नहीं, लगातार योजनाबद्ध तरीके से भारत की फौज ने ये लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई के कारण 26 तारीख को फिर से वहां पर तिरंगा फहराया, आज से 25 साल पहले, और भारत को हमारे वीर सैनिकों ने इस काम को पूरा किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुरुवार को प्रयागराज में आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए बाल अनुकूल उपायों के कार्यान्वयन की रणनीति बनाने और चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आगामी महाकुंभ मेले में बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने और इसे विश्व का सबसे बड़ा बाल हितैषी आयोजन बनाने के लिए प्रयास करने के लिए सभी को प्रेरित किया। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की। बाल चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सुसज्जित विशेष स्वास्थ्य सेवा इकाइयों की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सुरक्षा उपायों, स्वच्छता और आपातकालीन प्रोटोकॉल के बारे में माता पिता और बच्चों दोनों को लक्षित करके जागरूकता अभियान चलाने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही बाल संरक्षण इकाइयों की तैनाती सहित सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। असम में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मुख्य शुक्रवार से शुरू हो रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि असम में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मुख्य शुक्रवार से शुरू हो रही है। असम सरकार के निर्देशानुसार इतिहास में पहली बार सभी प्रश्न अंग्रेजी के अलावा असमिया में भी होंगे।
उन्होंने इस ऐतिहासिक कदम के लिए असम लोक सेवा आयोग को बधाई दी। जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनकी मौत दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हुई है। वो बिहार के इस्लामपुर से विधायक रह चुके हैं। उन्हें सीएम नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजीव रंजन के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने शोक संदेश में कहा है कि राजीव रंजन एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रसिद्ध समाजसेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति एवं उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सितंबर 2017 से आगे की अवधि के लिए औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित आंकड़े जारी कर चुका है, जिसमें 3 प्रमुख योजनाओं यानी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यता लेने वाले ग्राहकों की संख्या की जानकारी का उपयोग किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान 12 महीनों में नए ईपीएफ ग्राहकों की कुल संख्या 1 करोड़ 9 लाख से अधिक थी, जबकि मई 2024 के महीने के दौरान ही नए ईपीएफ ग्राहकों की कुल संख्या 9,84,000 को पार कर गई है, जो अप्रैल के महीने में 9,30,990 थी। मई में आयुवार नज़र डालें तो नए ईपीएफ ग्राहकों की संख्या में 18 साल से कम उम्र के नए ग्राहक की संख्या 1.2% है। 18 से 21 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 34.5%, 22 से 25 साल के नए ग्राहकों की संख्या 23.8% है। 26 से 28 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 9.5% है। 29 से 35 साल के नए ग्राहकों की संख्या 14.4% और 35 साल की उम्र से ज़्यादा नए ग्राहकों की संख्या 16.5% है। वर्ष 2023-24 के दौरान ईएसआई योजना के तहत नए पंजीकृत कर्मचारी और अंशदान देने वाले कर्मचारियों की संख्या 1,67,60,872 थी। मई 2024 के महीने के दौरान ईएसआई योजना के तहत नए पंजीकृत कर्मचारी और अंशदान देने वाले कर्मचारियों की संख्या 17,14,764 है, जो अप्रैल 2024 के महीने के दौरान 12,20,360 थी। मई 2024 में आयुआर प्रतिशत में ईएसआई योजना के तहत नए पंजीकृत कर्मचारियों और अंशदान देने वालों की संख्या कुछ इस तरह से है। 18 साल से कम उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 2% है। 18 से 21 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 22.6% है। 22 से 25 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 26% है। 26 से 28 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 13.5% है। 29 से 35 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 18.6% है। 35 साल की उम्र से ज़्यादा नए ग्राहकों की संख्या 19.5% है। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना की, तो इसके तहत वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीएस के तहत नए योगदान देने वाले ग्राहकों की कुल संख्या 9,73,428 थी। मई 2024 के महीने के दौरान एनपीएस के तहत नई योगदान देने वाले ग्राहकों की कुल संख्या 79,080 है, जो अप्रैल 2024 के महीने के दौरान 1,10,665 थी। मई 2024 में आयुआर प्रतिशत के अनुसार एनपीएस के तहत योगदान देने वाले नए ग्राहकों की संख्या 18 से 21 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 3.6% है। 22 से 25 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 20.5% है। 26 से 28 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 20.8% है। 29 से 35 साल की उम्र के नए ग्राहकों की संख्या 29.2% है। 35 साल की उम्र से ज़्यादा नए ग्राहकों की संख्या 25.9% है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के कारण अब तक कुल 6 लोगों की मौत हुई है। आईएमडी ने अपने अलर्ट में बताया कि रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, मुंबई और सिंधुदुर्ग के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार सुबह तक भारी बारिश जारी रह सकती है। बारिश के मद्देनज़र बीएमसी ने लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी के बाद मुंबई नगर निगम और ठाणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों को शुक्रवार तक के लिए बंद कर दिया गया है।
बारिश को देखते हुए मध्य रेलवे ने भी करीब 60 ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला किया है। पुणे में भी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और भूस्खलन हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अग्निशमन दल ने 160 से अधिक लोगों को बचाया है। पुणे शहर नगर निगम और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम नदी किनारे बसे इलाकों में राहत कार्य चला रहा है। एनडीआरएफ और सेना की 2-2 टीमें बाढ़ में फंसे लोगों की लगातार मदद कर रही हैं। यूपी पुलिस में सिपाही सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 60,244 पदों के लिए 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। गुरुवार को यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएं 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होंगी। इस सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड अपनी तैयारियों में जुट गया है। अभी तक की तैयारियों के अनुसार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 सत्र में होगी। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक लगातार परीक्षाओं के बाद 4 दिन तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कारण समय अंतराल दिया जा रहा है। इसके बाद फिर 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी। पुलिस में सिविल पुलिस के आरक्षी पदों के लिए 60,244 पद हैं। उनके लिए भर्ती की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। ये 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, इन 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार से कुल 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। इसमें करीब 48 लाख वही कैंडिडेट हैं जो पिछली बार जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया था, और प्रत्येक शिफ्ट में मैक्सिमम 5 लाख तक कैंडिडेट रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा निरस्त करते हुए 6 माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए पुनः परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में परीक्षा संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों के सत्यापन के बारे में भी प्रदेश सरकार ने गत 19 जून को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया था। परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2024 को 1 जुलाई से लागू किया है। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही हो सकती है। योगी सरकार के द्वारा उठाए गए तमाम सारे कदम परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए किए गए हैं और निश्चित रूप से आज का दिन परीक्षार्थियों के लिए एक नई खुशखबरी लेके आया है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। दिल्ली में गुरुवार को द इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट इन इंडिया रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा, भारत किशोरों की प्रतिभाओं को पोषित करने, सभी के लिए एक उज्जवल समावेशी भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, भारत में किशोरों की सबसे बड़ी संख्या है। इनकी संख्या 253 मिलियन है और लगातार बढ़ रही है। हमारे किशोर हमारे भविष्य की रीढ़ हैं, जो एक जीवंत और प्रगतिशील राष्ट्र के वादे को साकार करते हैं। भारत में किशोरों की संख्या 25 करोड़ के ऊपर है और ये विश्व में सबसे बड़ी संख्या है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर केवल किशोरों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, पर भारत में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में लॉन्च किया गया था,
जिसका उद्देश्य किशोरों के स्वास्थ्य की रक्षा करना था। और ये कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा है। और जो हम देख रहे हैं कि देश में आज हमारी प्रगति 8% से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, ये सब हमारे जो किशोर हैं, जो उनकी एजुकेशन, जो उनकी हेल्थ और उनकी स्किलिंग के ऊपर हम जो खर्च कर रहे हैं, जो उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, वो उसका परिणाम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शरण देने वाली टिप्पणी पर बांग्लादेश ने ऐतराज़ जताया है। भारत को बांग्लादेश सरकार से एक औपचारिक राजनयिक संदेश प्राप्त हुआ है। इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। हम लोगों को बांग्लादेश की सरकार की तरफ से एक डिप्लोमेटिक नोट मिला है। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया कि जो टिप्पणियां दी गई हैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर द्वारा वो सही नहीं है, और जो आपने रिपोर्ट देखे हैं उसी तर्ज पे ये प्रोटेस्ट नोट भी है। ये हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के तहत, भारतीय संविधान में शेड्यूल 7 जो है उसके तहत, उसमें लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 10 के तहत जो विदेशी मामला है, फॉरेन अफेयर्स, और वो सभी मामले जो बाहर के देशों से जिनका ताल्लुकात है, उसमें वो यूनियन लिस्ट के अंदर है और उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उस पर काम कर सकता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कई घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन 5,000 करोड़ का MUDA घोटाला यानी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण में हुए फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने राज्य के विभिन्न घोटालों पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए, तो वहीं केंद्र में मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग की। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की सत्तारूढ़ सिद्धारमैया सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीवाड़े के संबंध में चर्चा की अनुमति नहीं देने से नाराज भाजपा ने विधानसभा और विधान परिषद में धरना दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी का नाम भी शामिल है। इसी बीच भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर एक बार फिर हमला बोला और कांग्रेस के खटाखट लूट मॉडल की आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में हजारों करोड़ के घोटालों पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए, तो वहीं केंद्र में मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के त्यागपत्र की मांग की है। 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम किया है, जिसमें सिद्धारमैया जी की धर्मपत्नी इन्वॉल्व है, उनके करीबी इन्वॉल्व है। 180 करोड़ का वाल्मीकि स्कैम किया है, जिसमें कि SC ST का पैसा मारकर लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई है। चावल स्कैम हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग का स्कैम हुआ है। जिस प्रकार से कर्नाटका में आए दिन स्कैम होते रहता है, वहां की सरकार शर्मनाक तरीके से अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है। ऐसे पार्लियामेंट में बात करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में किस किस का कैसे उन्होंने छीना था, ये सब अभी सबके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। हालांकि वही कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सफाई देने की जगह भाजपा पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा वो आरोपों की जांच के लिए तैयार है, लेकिन सीएम इन अनर्गल आरोपों से अपने घोटाले नहीं छुपा सकते। In the BJP regime, there are a lot of scams which has been done, so investigation is on. We wanted to reply in the assembly. They tried to stop us, but CM in his written speech and he had given a detailed reply. How many scams has happened? How it has happened? जितना भी पुराना स्कैम है उनका स्कैम को खोलना चाहिए, उनका बारे में इंक्वायरी होना चाहिए। गवर्नमेंट का फर्ज है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी स्कैम है, मोटा स्कैम 4,000 करोड़ का स्कैम है, उसका बारे में वो चुप बैठेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। ये तो हमको मंजूर नहीं है। गौरतलब है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कई घोटाले सामने आ चुके हैं। 5,000 करोड़ का MDUA घोटाला हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी का नाम सामने आया। हजारों जमीनें अपने साथियों को दे दी गई। फिर 180 करोड़ का वाल्मीकि घोटाला हुआ, जिसमें आदिवासियों के पैसे का इस्तेमाल महंगी गाड़ियों और शराब खरीदने में किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा दूध, सब्जी, बस, पानी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर भी राज्य सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में छात्रों की क्लास ली। पर्यावरण के मुद्दे पर बच्चों के साथ संवाद करते हुए राष्ट्रपति ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों से सुझाव मांगे और जानने की कोशिश की कि इसका सुधार कैसे किया जाए। देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कक्षा 9 के छात्रों के साथ पर्यावरण के मुद्दे पर संवाद किया। पूर्व में शिक्षिका रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों के साथ संवाद करते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों से सुझाव मांगे और जानने की कोशिश की कि इसमें सुधार कैसे किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये कोई तो ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई मनुष्यकृत होता है, हम लोगों को द्वारा होता है। क्या होता है? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, जो उससे वो अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से, और मैम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर बच्चों को बताया कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है और इसके लिए उनकी क्या भूमिका है। उन्होंने बच्चों को सुझाव दिया कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाने का जो संकल्प देश के सामने है, वे उसको निभाएं। इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज्यादा कम से कम हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और हर चीज़ को कम से कम यूज करना चाहिए। राष्ट्रपति की क्लास से अभिभूत बच्चों ने बाद में बताया कि यह उनके जीवन भर के लिए स्मरण का एक ऐसा दिन था जिसे वह हमेशा याद रखेंगे। मैम से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैम ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अपने बचपन के बारे में बताया और एनवायरनमेंट, मतलब कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति मैम ने हमें ये सिखाया कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। उन्होंने बचपन की कुछ अपनी कहानियाँ भी बताई और ये संदेश दिया कि एक पेड़ अपने माँ के नाम। राष्ट्रपति की क्लास और पर्यावरण का मुद्दा निश्चित तौर पर बच्चों के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली घटना है। देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति जब बच्चों की क्लास लें और उन्हें इस बात का ज्ञान कराएं कि देश के लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है, तो यह देश के ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी एक अभूतपूर्व दिन कहा जा सकता है। आज बच्चों को उन्होंने जो पाठ पढ़ाया कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, और ये बच्चों ने सीखा कि अब वो जीवन भर इस बात को याद रखेंगे कि उनकी क्लास कभी राष्ट्रपति ने ली थी। कैमरामैन सुमित के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त एक खबर आ रही है कि बीजेपी ने कुछ नई नियुक्तियां की हैं और लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कौन कौन ये नियुक्ति बीजेपी के द्वारा की गई है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मदन राठौड़, ये बीजेपी की ओर से नियुक्ति की गई है। राज्यसभा सांसद हैं मदन राठौड़। सीपी जोशी की जगह लेंगे मदन राठौड़, तो ये बीजेपी ने नियुक्ति की है। साथ ही साथ बिहार भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को नियुक्त किया गया है, तो बिहार भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। वहीं सम्राट चौधरी की जगह लेंगे दिलीप जायसवाल। अभी तक सम्राट चौधरी वहां पर थे, अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा ने 6 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की भी घोषणा की है। तो भाजपा ने नई नियुक्तियां की हैं, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कई राज्यों के प्रभारी भी भाजपा की ओर से बदले गए हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को राजस्थान में नियुक्त किया गया है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मदन राठौड़। राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बताइए किस किस की नियुक्ति भाजपा की ओर से की गई है अभी? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो बिहार
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब तक जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां पर आसीन थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में बने रहने का आदेश किया है, यानी वो बिहार के डिप्टी सीएम बने रहेंगे। जबकि बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दिलीप जायसवाल को की नियुक्ति की गई है, जो एमएलसी हैं, बिहार सरकार में वो मंत्री भी हैं और वो सीमांचल के इलाके से आते हैं, जहां पर कि वो लगातार कई बार से वो एमएलसी हैं। किशनगंज जो है, किशनगंज से वो आते हैं और वो सीमांचल का जो पूरा सीमावर्ती इलाका है वहाँ के एक बड़े नेता के रूप में उनकी ख्याति है। दूसरी नियुक्ति जो है वो मदन राठौर की है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं और उनको राजस्थान का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हम जानते हैं कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षाकृत जो है वो थोड़ा कम प्रदर्शन किया है या अपेक्षाकृत जो है संतोषजनक प्रदर्शन नहीं रहा, उन राज्यों में संगठन को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। इन नियुक्तियों को उसी के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो घट गई थी, लिहाजा बीजेपी ने वहां पर भी अपने अध्यक्ष को बदला है, राजस्थान में बदला है और 6 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी को भी बदला गया है। हरीश द्विवेदी जो बस्ती के पूर्व सांसद है, इस बार वो चुनाव हार गए। पिछली बार जो थे वो कहीं ना पिछली बार हरीश द्विवेदी बिहार बीजेपी के सह प्रभारी थे। हरीश द्विवेदी को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, उन्हें बीजेपी ने असम का प्रभारी नियुक्त किया है। असम हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। असम के प्रभारी के तौर पर हरीश द्विवेदी को नियुक्ति की गई है। वहीं डॉक्टर राजदीप रॉय जो सिलचर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, इस बार उनका टिकट कट गया था, उनको त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है, वो त्रिपुरा की जिम्मेदारी संभालेंगे। चंडीगढ़ के प्रभारी के तौर पर आपने देखा कि अतुल गर्ग का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। अरविंद मेनन जो है वो तमिलनाडु के प्रभारी होंगे, जबकि सुधाकर रेड्डी को तमिलनाडु का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है, जबकि विजया राहटकर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। विजया राहटकर कभी जो बीजेपी का महिला मोर्चा है उसकी वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और महिला मोर्चा में उनकी एक बड़ी भागीदारी रही है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने तमाम जो संगठन के लोग हैं उनके साथ रायशुमारी करने के बाद संगठन में फेरबदल कर रही है, ताकि सत्ता और संगठन के बीच जो है वो संतुलन साधा जा सके और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको संगठन के जरिए जनता तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की ओर से नई नियुक्तियां की गई हैं और इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।